हाँ तो बच्चा लोग आज थोड़ा सा बात हम लोग एनाटॉमी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर और आखिरी चैप्टर हमारे बायोलॉजी का, तो इसको भी अच्छे से निकाल लेते हैं हम लोग। ज्यादा कोशिश हमारा यही रहेगा कि ये चैप्टर आपको समझ में ज्यादा आए, क्योंकि यूं तो ये थोड़ा सा बड़ा है बट इसमें कंसेप्ट भी है। आपको इसको याद रखना थोड़ा सा कई बार ट्रिकी होता है, क्योंकि प्लांट के रिस्पेक्ट में ना, अगर हमारा बॉडी और हम पूछे हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है, तो हम लोग हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल बात कर सकते हैं, जैसा कि ये भी फिजियोलॉजी में। बट अगर प्लांट के केस में बात करें तो वहां ज्यादा ऑर्गन्स नहीं होते, वहां खेल सिर्फ टिश्यू का होता है, एक तरह का टिश्यू दूसरे तरह का टिश्यू, इस तरह का। ठीक है, और पूरा प्लांट बॉडी के अंदर में क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर में क्या है, बाहर में क्या है वो हम लोग सब लोग जानना है। बाहर में जो कुछ भी था जाने में, तो कहाँ जाने भाई, मॉर्फोलॉजी में। पूरा मॉर्फोलॉजी हमने यही तो पढ़ा कि प्लांट में बाहर में क्या क्या होता है, कैसा डिफरेंसेस, कैसा सिमिलैरिटीज, हर तरह का चीज इस चैप्टर में प्लांट के अंदर में क्या है। एनाटॉमी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट हम लोग इस नोट से पढ़ेंगे, जहां जरूरत होगा हम लोग एनसीईआरटी का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चीज बहुत छोटा दिया हुआ है जो समझाना बहुत मुश्किल होगा उतने से। तो विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग समझ जाए। आज हम लोग जाइलम फ्लोएम तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर को 3 पार्ट में बांटे, तो एक पार्ट में टिश्यू, जहाँ आप पढ़ोगे समझ लो सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, है ना, जिसमें आप एक पढ़ोगे सिंपल में मेरिस्टेमेटिक वाला, फिर कॉर्नल काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब सिंपल है। फिर परमानेंट में आप पढ़ोगे जाइलम फ्लोएम। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर में कौन कौन सा टिश्यू होता है। ग्राउंड मतलब प्लांट, जैसा हमारे बॉडी में आप बोलो ना, जैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वैसे ही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है प्लांट में। और फिर फाइनल जो एक और पढ़ेंगे वो होगा सेकेंडरी सॉरी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जहां हम लोग जानेंगे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिटेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट में डिफरेंस, उसके स्टेम में, उसके रूट में और उसके लीफ में। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक होगा। ये 3 टॉपिक में से दूसरा और तीसरा हम लोग कंबाइनली एक साथ पढ़ सकते हैं, जो हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का। और चौथा पार्ट होगा हमारे चैप्टर का, वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि प्लांट में ग्रोथ हमेशा ही होता है, तो जो दूसरा फेज ऑफ प्लांट के ग्रोथ का उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। चलिए, पहला तो देखो, जो जो हम नोट से पढ़ाएं आप उसको नोट से लिखना। ठीक है, नोट से लिखना, कॉपी में लिखना। ये तो बुक में सब कुछ है, बट यहाँ हम आपको याद रह सके इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, याद रह सके, इसीलिए थोड़ा लंबा जरूर दिखेगा। एक्चुअली बहुत लंबा, टोटल 26 पेज जो आपको यहाँ ऊपर में नंबरिंग दिख रहा है ना, एक्चुअली में इसका नंबर करें तो 26 ये आगे पीछे मिला के, मतलब एक्चुअल पेज जो इसमें है वो है 52, जो इस तरह के कॉपी में है। बट उम्मीद करते हैं आपको इतना नहीं पढ़ना होगा, ये मेरे टाइम का नोट्स था। ठीक है, मेरे टाइम का नोट्स था, तो थोड़ा डिटेल्ड है। लास्ट ईयर हम इससे पढ़ाए थे, ये लास्ट ईयर में एक्चुअली एक स्टूडेंट का है, लेकिन उसको दिए थे उन लोगों को, हम लोग एग्जैक्टली वहां, क्योंकि 2019 में सिर्फ सिंपल पूछा था, तो एक बार सिंपल पूछने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आगे भी सिंपल पूछेगा, तो उन लोगों को डिटेल बताया गया था। 2020 में भी वैसा ही पेपर आने के बाद, वो भी 2 बार सेम टू सेम आने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है, 2 साल लगातार, और ऊपर से हर साल 2 पेपर, मतलब 4 पेपर में लगातार जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसमें इतना डिटेल का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ जहां जरूरत होगा वहां हम लोग डिटेल देखेंगे थोड़ा सा। चलो अब शुरू करते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, याद रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स का। जो भी बात जनरली हम लोग पढ़ेंगे वो सब एंजियोस्पर्म का होगा, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए, एनाटॉमी है क्या? तो एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के इंटरनल में जो भी ऑर्गन्स हैं उन सब के स्टडी को ही एनाटॉमी बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशंस भी देखेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ हम चाहेंगे कि आप लिख लीजिए, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन तो लिख लीजिए, यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, internal structure of plant also show adaptation, also show
adaptation to diverse environment, to diverse environment मतलब कि प्लांट के बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे मान लो हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़े कि अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का प्लांट मिलता है एडेप्टेशन के लिए। जैसे मान लो कैक्टस का अगर हम बात करें तो वहां जो लीफ था वो थ्रोन्स में कन्वर्ट हो गया था, स्पाइन्स में, अडेप्टेशन। तो ये तो हम लोग देखें कि एक्सटर्नली कैसे अडेप्ट होता है, बट इंटरनली भी प्लांट अडेप्ट होता है, ठीक है। और उसके लिए ये लाइन था। अभी टिश्यू क्या है भाई? व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन, ये एक्चुअली में ऑरिजिन है या गलती से ऑर्गन लिखा हुआ है, ठीक है। हैविंग सेम ऑरिजिन, सेम और डिसिमिलर, सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर एंड यूजुअली सेम फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यूजुअली। यूजुअली इसका मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फंक्शन सेम हो, कभी फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। पूरे प्लांट के जितने भी सेल्स हैं या जितने भी टिश्यू हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया गया है। मेरिस्टेमेटिक को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया है। एक बेसिस बना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा बेसिस बना ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लांट के बॉडी में कहां लोकेटेड है। ये एक्चुअली में क्या लिखा है? लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, प्लांट के बॉडी में कहां लोकेटेड है, इस बेसिस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक लाइन यहां लिख सको तो लिख लो। यहां पे लिखिए, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड, growth in plants is largely restricted, growth in plants is largely restricted to a specialized region, to a specialized region of active cell division, specialized region of active cell division called मेरिस्टम्स, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफिनेशन क्या है? तो याद रखिएगा कि प्लांट में जो ग्रोथ, एक तो वैसा टिश्यू जो हमेशा ही ग्रो करता रहे उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जो हमेशा कंटिन्यू ग्रोथ में रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, प्लांट में अगर ग्रोथ का बात करें तो हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेशलाइज्ड रीजन्स में, जहां पे कि एक्टिव सेल डिवीजन हो, और उन्हीं रीजन को मेरिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी मेरिस्टम्स दो पार्ट में बटा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे तीन टाइप, पहला इज प्रोमेरिस्टम, ठीक है, दूसरा इज प्राइमरी मेरिस्टम एंड तीसरा इज सेकेंडरी मेरिस्टम। ऐसे तीन टाइप हम बांटे हैं, बीच में जैसे भी लिखा हो, बट आपको हम ये तीन टाइप आप इस सीक्वेंस में लिखो तो अच्छा रहेगा। पहला बात प्रोमेरिस्टम के लिए, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में एम्ब्रायो स्टेज में मिलता है उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टम। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में एम्ब्रायो स्टेज में मिलता है उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टम। जैसे मान लो सीड, सीड एक एम्ब्रायो कंटेन करता है, तो ये जो एम्ब्रायो में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, क्योंकि देखो ये एम्ब्रायो भी डिवाइड करेगा, पूरा पूरा प्लांट बनाना है इसको, मतलब वो जो भी टिश्यू होगा वो कंटिन्यूड सेल डिवीजन में रहेगा अगले कुछ समय तक, मतलब कि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और अगर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उसका नाम क्या? तो प्रोमेरिस्टम। याद रखिएगा, दिस प्रोमेरिस्टम गिव्स राइज, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है गिव्स राइज, यही प्रोमेरिस्टम गिव्स राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम। व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टम? तो दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम इज प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग इन द प्लांट। जैसे ही एम्ब्रायो से प्लांट का सेडलिंग ग्रो कर गया, सेडलिंग ग्रो कर गया, तब उसी प्रोमेरिस्टम से एक नया मेरिस्टम बनकर उस प्लांट में रहता है, उसका नाम है प्राइमरी मेरिस्टम। प्लांट में जन्म के साथ, मतलब जैसे ही सीड से प्लांट ग्रो कर गया, लीफ ये सब आ गया है, मतलब यूं समझो कि सीड से जैसे ही कुछ भी ग्रीनी स्ट्रक्चर निकला, ग्रीनेस, उसमें भी कुछ ना कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, क्योंकि वो तो उस वक्त सेडलिंग स्टेज में। मतलब ये देखो, अभी ये सीड है,
इसके अंदर एक एम्ब्रायो होगा, इसके अंदर एक एम्ब्रायो होगा, उस एम्ब्रायो में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसको बोलेंगे प्रोमेरिस्टम। उस एम्ब्रायो में जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसको बोलेंगे प्रोमेरिस्टम। यही प्रोमेरिस्टम, जैसे मान लो ये सीड इस स्टेज में पहुंचा है, इसमें से इसको अच्छा न्यूट्रिशन मिला, कंडीशन मिला, अब ये ग्रो कर रहा है। ओके, दिस प्लांट इज ग्रोइंग। तो now again this part of the plant, or you may say this part of the plant, either shoot or root part also grows, है ना, ये भी grow करता है, and this root and shoot also contains a type of meristematic tissue, that is a type of meristematic tissue which is present from the beginning in the plant. This type is known as primary meristematic tissue. Okay, this primary meristematic tissue after some times gives rise to secondary meristematic tissue. ठीक है, ये प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में सुनिए, ये जो टिश्यू है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट नहीं होता। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाद में इसके लाइफ में बनता है। ठीक है, जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाद में इसके लाइफ में बनता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये आपको थोड़ा और समझ में आएगा जैसे जैसे चैप्टर को प्रोसीड करेगा। ठीक है, चैप्टर के प्रोसीड करने के बाद ये और थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, तो देखो, जैसे हम लोग भी बात कर लिए थे प्रोमेरिस्टम का, फिर हम लोग बात किए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब बात करते हैं लोकेशन के बेसिस पे। देखो, आप लोग 9th में एक डायग्राम पढ़े होंगे इस तरह का, आई गेस शायद इसमें भी होना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, मैं देखता हूँ। यस, ऐसा आप जो डायग्राम पढ़े होंगे वो कुछ ऐसा पढ़े होंगे 9th में। अरे यार, मार्कर क्यों चल रहा है ऐसा। जहां आपने पढ़ा था कि ये जो पीक है एपेक्स, यहाँ पे था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहाँ पे था लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ठीक है, तो एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। देखो आगे वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटे हैं, है ना। अपर मोस्ट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज इंटरकैलरी एंड द थर्ड इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही 3 तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आगे देखो, परमानेंट टिश्यू। देखो, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे ये दोनों, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़े या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पढ़े, ये दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप में था। अब हम लोग परमानेंट में आएंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जिसके पास एबिलिटी ऑफ डिवीजन हो, ऐसा टिश्यू जिसके पास एबिलिटी ऑफ डिवीजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, एक चीज और चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप जरा प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको फायदा करेगा। प्राइमरी का एग्जांपल यहाँ लिख लेना, एपिकल और इंटरकैलरी। ये दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, एपिकल हो या इंटरकैलरी हो, या प्लांट के लाइफ में बिगिनिंग से होता है। बट अगर आप सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात कर रहे हो तो वो प्लांट में बाद में बनता है, और उसका एग्जांपल है लैटरल। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में बाद में बनता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्राइमरी का बात हम लोग कर लिए, अब थोड़ा सा सेकेंडरी टिश्यू का बात करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बोल रहा हूँ, परमानेंट टिश्यू का हम लोग अभी बात कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। अब परमानेंट टिश्यू का बात करें। देखो, परमानेंट टिश्यू 2 तरह का होता है मेनली, बेसिकली अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आप सिंपल परमानेंट टिश्यू का बात करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स।
simple permanent tissue is made up of only one type of cells, while complex permanent tissue is made up of more than one type of cells. Permanent tissue है मतलब कि it does not has ability to divide, उसके पास डिवीजन का एबिलिटी नहीं है, बट फिर भी वो दो टाइप का, एक सिंपल, एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक तरह का सेल से बना हुआ है वो टिश्यू, और एबिलिटी ऑफ डिवीजन नहीं है, ये तो ठीक बात है, बट एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है वो टिश्यू, ठीक है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अभी देखो, सिंपल वाले को हम लोग दो टाइप में फिर से बांट रहे हैं, इपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू। अभी हम लोग बात की तरह टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वही तीनों का बात हो रहा है अभी एक्चुअली। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट में जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो भी आउटर कवरिंग होता है, उसे कौन बनाता है? इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या इपिडर्मिस, उसको क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस। हमारे बॉडी में भी जो स्किन है वो इपिडर्मिस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू, जिसको हम लोग फीलिंग टिश्यू भी बोलते हैं। देखो हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे, बोले भी थे कि हमारे बॉडी में जो रोल कनेक्टिव टिश्यू प्ले करता है, वही रोल ग्राउंड टिश्यू प्लांट में प्ले करता है। मतलब दो ऑर्गन के बीच के गैप्स को भरेगा, या यूं भी बॉडी का मास को बनाएगा ओवरऑल, यही। अब ये ग्राउंड टिश्यू में तीन तरह का सेल होता है, एक में ही नहीं होता, अलग अलग होता है। या तो पैरेन्काइमा होगा, या कोलेन्काइमा होगा, या स्क्लेरेन्काइमा होगा। मतलब ये अलग अलग टिश्यू है। एक ही टिश्यू अगर तीन तरह के सेल से बना होता तो उसको सिंपल बोलते ही नहीं, सोचने वाला बात। अब ग्राउंड टिश्यू जो तीन अलग अलग टिश्यू होता है, ग्राउंड टिश्यू एज अ होल, एक यूं बोलो ग्रुप का नाम है, उसमें एक टाइप का टिश्यू है पैरेन्काइमा, दूसरा इज कोलेन्काइमा, एंड तीसरा इज स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में बात करें, जो एक से अधिक तरह के सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू है, उसमें दो आएगा, एक आएगा जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम फूड और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू, ये हम सब जानते हैं। चलो अभी थोड़ा सा यहाँ तक आई गेस क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल बी स्टडीइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम बता रहा है, आप जो 9th में जानते हो उसके हिसाब से, इट विल डिवाइड कंटिन्यूअसली, है ना, इट विल डिवाइड कंटिन्यूअसली। अब जाहिर सा बात है, इसमें कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, तो हम लोग सेल में भी पढ़े थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी सेल वॉल होता है, क्योंकि उनको वो इलास्टिक तरह का होता है, उतना स्टिफ नहीं होता। और जाहिर सा बात है, अगर इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लगातार डिवाइड करना है तो उनमें प्राइमरी सेल वॉल होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, लिविंग सेल है तो जाहिर सी बात है उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा। जो सेल जितना ज्यादा डिवाइड करेगा या मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, उसका न्यूक्लियस को उतना ज्यादा बड़ा और उतना ज्यादा डेंस होना जरूरी है, तभी वो उस सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। एक बात। दूसरा बात, उसमें वैक्यूल नहीं होगा। वैक्यूल असल में स्टोरेज के काम आता है, स्टोर वो करेगा जो कुछ बनाएगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने का काम होता है, उसके पास कोई काम बनाने बनाने वाला नहीं होता, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करेगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा इनमें। क्यों होगा प्राइमरी सेल वॉल? क्योंकि वो लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं। तीसरा बात, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और वैक्यूल बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट बात, जाहिर सा बात है, इनको डिवाइड करना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और अगर एनर्जी इनको ज्यादा चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा और उनमें न्यूट्रिशन खूब होगा न्यू सेल के लिए, है ना। डेंस होगा और न्यूट्रिशन खूब होगा न्यू सेल के लिए। बिल्कुल सीधा सा बात है और सीधा सीधा सही सही बात है। डेंस होना तो जरूरी है, अभी तो बात किए थे कि भाई न्यूट्रिएंट्स बहुत डेंस होना चाहिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें साइटोस्केलेटन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? और इसे साइटोस्केलेटन आ जाएगा मतलब यूं कि अगर हड्डी आ गया तो उसको दो इक्वल पार्ट में बांटना दिक्कत वाला खेल है। जबकि सिर्फ मसल रहेगा तो आराम से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बीच में एक कोई भी वॉल क्रिएट कर दो, दो मसल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। साइटोस्केलेटन जितना ज्यादा बनेगा किसी सेल में, मतलब वो सेल उतना ज्यादा स्टिफ या कड़ा होता चला जाएगा, और कड़ा चीज जल्दी डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ता है। अभी जो बोले उसको डायग्राम में समझाएंगे, और ये डायग्राम अभी दोबारा भी बताए थे, वापस देखते हैं। देखो होता यूं है, थोड़ा सा एक बार वापस से बनाऊंगा इसे डायग्राम को। प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है तो उसके ऊपर में एक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है।
अच्छा ये प्लांट ऐसा ही इतना ही बड़ा थोड़ा ना रहेगा, और ग्रो करेगा, ग्रो करेगा तो ये कुछ ऐसा चौड़ा होगा और बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो नीचे वाला सेल था, जो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही था, अब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगा। पहले मेरा काम था डिवाइड करना, डिवाइड करके मास बना लिए, सेल मास बढ़ा दिए। उसके बाद अब ये क्या करता है कि तुरंत तुरंत से परमानेंट मतलब स्पेशलाइज होना शुरू करता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर की ओर चला गया। देख रहे हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पहले नीचे था, यहाँ था। इस केस में अगर बात करें तो इसको अगर केस 1 बोले पुराने वाले को, और इस ब्लू वाले को केस 2 बोले, तो केस 1 में जो सेल यहाँ था, यहाँ, वो केस 2 में यहाँ पहुंचा हुआ है। मतलब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो ऊपर चला गया, नीचे में जो सेल जो पहले टिश्यू था मेरिस्टेमेटिक, वो धीरे धीरे परमानेंट में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। बस खास बात ये होता है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है ना, एक आध सेल पीछे छूट जाता है, एक आध सेल पीछे छूट जाता है, इधर भी छूटा होगा। अब देखो, ये जो ऊपर वाला था ये तो एपिकल ही रहा, और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रो कर रहा था और ग्रो करते करते ऊपर बढ़ रहा था, तो दो परमानेंट टिश्यू, देखो इधर परमानेंट है, परमानेंट, इधर भी परमानेंट है, परमानेंट, दो तरह के परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंसा रह जाता है, लेफ्ट बिहाइंड रहता है। ये जो लेफ्ट बिहाइंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन्हीं को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंजियोस्पर्म्स में यही ब्रांच बनाता है। देखो इसका काम है, इस वाले का काम है सिर्फ ग्रोथ करना, ग्रोथ किसका? एपिकल का। ये जो इंटर कैलरी था, इसका दो तीन काम, एक तो ब्रांच, फ्लावर, लीफ, बर्ड, मतलब जो भी एपेक्स के नीचे जो कुछ भी होता है, एपेक्स यहाँ है, इसके नीचे इधर क्या होगा? या तो ब्रांच होगा या फ्लावर होगा या लीफ होगा, जो कुछ भी होगा सब इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है। अच्छा अगर बात करें ग्रास के केस में, तो मान लो एक खेत में ग्रास था, ग्रास के पीक पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उधर से गाय आई, हरा हरा घास देख के उसका मन भटक गया, तो सारा घास चल गया। बेचारा घास का क्या कसूर, उसका तो ग्रोथ करने वाला पार्टी उड़ा दी गाय, है ना। जो काऊ थी वो उस ग्रास का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो खा गए, तो ग्रास को तो मर जाना चाहिए। पता चला कि कुछ दिन में पूरा पूरा जो खेत था सूख गया, एकदम सिर्फ मिट्टी दिख रहा, बट ऐसा होता है नहीं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ये वापस से जैसे ही एपेक्स हटा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हटा, एपिकल डोमिनेंस भी खत्म, अब इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेगा और प्लांट का वापस से ग्रोथ कराएगा, ठीक है। चलो अब इसी केस को वापस से बना रहे हैं, दूसरा केस के बाद ऐसा कंडीशन हो चुका है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका नाम है एपिकल, कुछ यहाँ पे छूटा हुआ, नाम है इनका इंटरकैलरी, और बाकी सब जगह भरा पड़ा है कौन सा? जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है? परमानेंट एपिकल इंटरकैलरी, और ये कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है ना कि कुछ समय बाद देखो, एपिकल हाइट बढ़ा रहा है, इंटरकैलरी लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच बना रहा है, बट प्लांट सिर्फ लंबा हो, अगर मान लो एक ऐसा प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, समय के साथ, उसको थोड़ा अच्छे से बना दो, ऐसा था, ऐसा था, ये देखो ऐसा ग्रोथ हुआ, ये ग्रोथ, एक और ग्रोथ। अब देखो प्लांट का ग्रोथ तो बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ अगर इसका विड्थ नहीं बढ़ा, अगर ये चौड़ा नहीं हुआ, तो प्लांट गिर जाएगा, है ना। आप हाइट बढ़ा रहे हो और उसका चौड़ाई नहीं बढ़ा, तो प्लांट गिर जाएगा। तो एक और तब क्या होता है ना, देखो रुको पहले थोड़ा कहानी को अच्छे से क्लियर करता है। ये जो परमानेंट टिश्यू था ना, इसमें यहाँ का कुछ सेल, यहाँ का अगेन मतलब परमानेंट बन गया, मतलब कि वो अपना एबिलिटी ऑफ डिवीजन खो दिया, स्पेशलाइज हो चुका। बट वो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू था,
वो अगेन रीगेन करता है एबिलिटी टू डिवाइड और फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होता है, और तब इनको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनका काम क्या? इनका काम प्लांट के गर्थ को, विड्थ को बढ़ाना, ठीक है, प्लांट के विड्थ को बढ़ाना। अब वापस से कहानी को रिलेट कर रहा हूं, देखो एपिकल और इंटरकैलरी, एपिकल और इंटरकैलरी प्लांट में लाइफ के स्टार्टिंग से था। एपिकल और इंटरकैलरी प्लांट के लाइफ में स्टार्टिंग से था, इसलिए उनको बोले प्राइमरी। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब प्लांट में अच्छा खासा ग्रोथ हो गया तब उसके चौड़ाई को बढ़ाने के लिए बना था, सॉरी इंटरकैलरी लैटरल। इसीलिए इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि प्लांट के लाइफ में स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में बना। प्लांट के स्टार्टिंग से बना, बाद में आया। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। डायग्राम जो बना हुआ पहले से उसको देखते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मिटा रहा हूँ इसको। अगर आपको फिर भी बनाने का मन करे तो आपके पास ऑप्शन है, बैक जाइए, देखिए और बना लीजिए। सबसे ऊपर में एपिकल, बीच में है परमानेंट, देख रहे हो ये सब जो भी डार्क शेडेड है ये परमानेंट है, ये वाला जो एक आध छूटा हुआ है कोना में उसका नाम इंटरकैलरी है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाइनली क्या बनाता है? तो ब्रांच बनाता है। बट अगर मोनोकॉट में बात करें तो ये बर्ड बनाता है। बोले भी बर्ड, फ्लावर, ब्रांच, लीफ, यही सब इसका काम है, तो चलो बर्ड बना रहा है, मोनोकॉट में बर्ड बनाता है, कोई नहीं। अब बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। लैटरल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे बना? फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़े थे। उसके डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन, डी डिफरेंशिएशन मतलब स्पेशलाइज हो गए थे, वापस से सारा स्पेशलाइजेशन भूल कर सिंपल बन गए। मान लो हम स्पेशलाइज करके डॉक्टर बन गए, बाद में हम सारा अपना डॉक्टरी भूल गए, फिर से नॉर्मल इंसान बन गए, वही बात है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा जो कि स्पेशलाइज्ड है, मतलब डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मतलब परमानेंट टिश्यू है, वो वापस से डी डिफरेंशिएट करता है, डी स्पेशलाइज होता है और बनाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर क्या? तो सेल डिवाइड करेगा। नेक्स्ट बात है, मेरिस्टेमेटिक बन गया तो सेल डिवीजन एक ही काम है, कहाँ होता है? तो इंटरफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, इंटरफेसिकुलर कॉर्क कैम्बियम जो है ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और याद रखिएगा ये जो फेसिकुलर कैम्बियम मिलेगा ना जहां कहीं भी, वो सब नॉर्मली लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टम। बट एक स्पेशल केस है, वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, याद रखिएगा। वापस से लिख देता हूँ एक बार, क्लियर नहीं है तो। इंट्रा फेसिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंट्राफेसिकुलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इनको ये क्या बनाता है? मतलब यूं बोलो कि ये क्या है, क्या किस टाइप का है? तो ये है प्राइमरी मेरिस्टम। मेरिस्टम को मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को शॉर्ट में मेरिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी मेरिस्टम। नेक्स्ट इज अब परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करें थोड़ा सा। परमानेंट टिश्यू अगेन तीन, अभी सिंपल पढ़ रहे तो तीन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल इसमें दोनों मिलेगा। पैरेन्काइमा में प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल दोनों ही मिलता है। देखो एक बात याद रखना, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन होता है, एकाएक तो नहीं होता। तो सबसे कम स्पेशलाइज तो है, परमानेंट तो है, एबिलिटी टू डिवीजन हो चुका है, बट सबसे कम स्पेशलाइज है पैरेन्काइमा। उससे थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज होगा कोलेन्काइमा, और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज होगा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बात कर रहे हैं, थिन वॉल्ड है, लिविंग है ये। इसका जो सेल होता है वो आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सबका डायमीटर बराबर, ऐसा ऐसा, एक दूसरा भी एग्जैक्टली उसी के साइज का। ये जो डायमीटर है ये दोनों बराबर है, और चूंकि डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम, इसीलिए इनको बोले आइसोडायामेट्रिक। डायमीटर सेम है इसलिए इसको क्या बोले? आइसोडायामेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोडायमेट्रिक है, ओवल है, राउंड है,
हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, मतलब इतने सारे शेप में मिल सकता है। अच्छा, ये लूजली अरेंज्ड होता है, मतलब उतना टाइटली बाउंड नहीं होता, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है विथ इंटरसेलुलर स्पेस। देखो खास बात याद रखना, अभी जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, या कुछ खास बात है, आप देखोगे तो इन दो सेल्स के बीच में यहाँ स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये यहाँ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यही इंटरसेलुलर स्पेस बीच बीच में कुछ और की डिपोजिशन से खत्म हो गया। आगे देखते हैं पैरेन्काइमा का फंक्शन, ये टेम्पोररी स्टोरेज सेल की तरह एक्ट करता है। सिक्रीटरी सेल, जाहिर सा बात है कि अब स्पेशलाइज हुआ है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, जरूरत पड़ने पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और अगर उसमें, अच्छा ये कब कर सकता है, जब उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, ठीक है। और वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता हो, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वो पैरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेस हो, मतलब वैक्यूल हो और वैक्यूल में कुछ नहीं भरा हो, एयर स्पेस हो, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। और इस तरह का प्लांट बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट से। अब खुद सोचो, एक्वेटिक प्लांट है जिसको तैरना डूबना नहीं, तो उसके प्लांट के सेल में हवा भरा होता है, उसके प्लांट में जो भी सेल है उस प्लांट में पैरेन्काइमा जो कुछ भी उसमें हवा है, हवा भरा है, एरेन्काइमा है वो। पैरेन्काइमा का वो टाइप जिसमें एयर स्पेस हो, हवा भरा हो, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा, और वो उसको बायोएनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका लोकेशन, कॉर्टेक्स एंड स्टेम ऑफ रूट्स, इंपॉर्टेंट है। मेसोफिल सेल्स में भी होता है ये। देखो ये एक लीफ का डायग्राम है, ये एक लीफ का डायग्राम है। हम चाहेंगे कि तुम थोड़ा सा इस लीफ के डायग्राम को ध्यान दो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में। देखो ये डायग्राम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे दोबारा पढ़ना है, ठीक है, ये दोबारा पढ़ना है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेते हुए इसको अच्छे से याद रखना। देखो हम बात किए थे इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, किसी भी प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर, देखो लीफ का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल जो है उसका नाम है इपिडर्मिस, और उस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल के नीचे इस तरह का कॉल्यूमिनर सेल्स है, कॉल्यूमिनर, कॉलम लाइक, और इनका नाम है पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या नाम है? पैलिसेड पैरेन्काइमा। बीच में यहाँ पे सर्कुलर की तरह का सेल्स है, सर्कल, ऊपर में कॉलम की तरह था ऐसा, अब भी ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, इनको बोले स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये आपको याद रखना है। प्लांट में सबसे अपर मोस्ट पार्ट पे एपिडर्मिस होता है लीफ में, लीफ के जस्ट बाद जो सेल होता है उसका नाम है पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो ओवल नहीं होता, कॉल्यूमिनर होता है। उसके जस्ट बाद सर्कुलर लेयर ऑफ सेल्स होता है जिनका नाम है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एक से अधिक लेयर में होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एक से अधिक लेयर में होता है, देख पा रहे हो आप। और उन्हीं लेयर्स के बीच में एक जगह खाली होता है जहां वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम। इसी वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होगा, इसी वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम होगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद सबसे नीचे में फिर से एपिडर्मिस, बॉडी का कवरिंग, कवरिंग मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से होगा, तभी तो कवर कर रहा है, उसका नाम वापस से एपिडर्मिस है। और नीचे वाले साइड में एपिडर्मिस के पास गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बीच में एक स्पेस खाली होता है, उसका नाम है स्टोमाटल पोर। गार्ड सेल कवरिंग को कवर, मतलब बोलो कि लोअर एपिडर्मिस में स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल एक स्पेशल पोर को कवर करता है, उस पोर का नाम है स्टोमाटा। अब देखो गार्ड सेल में खेल है, मोनोकॉट और डाइकॉट में गार्ड सेल का शेप अलग अलग होता है, हम लोग ट्रांसपोर्टेड प्लांट्स में ये पढ़े हैं, इसीलिए तो बोले थे कि बहुत चीज मिलेगा। डाइकोट में गार्ड सेल बीन शेप्ड होता है, ये वाला शेप जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। और मोनोकॉट में वो डम्बल, डम्बल, मोनोकॉट में कैसा होता है? डम्बल शेप। मोनोकॉट में कैसा? डम्बल शेप। ये लीफ का टीएस है, ये लीफ का टीएस। चलो
आगे बढ़े। आई गेस अब बारी है कॉलेनकाइमा का। क्या बात, देखो कॉलेनकाइमा में खास बात ये देखो, नॉर्मली जो टिश्यू था जो पैरेन्काइमा में था वो ऐसा था, बीच में स्पेस खाली था, है ना। ये देखो, ये स्पेस, ये स्पेस, यहाँ स्पेस, ये सब स्पेस खाली था। जैसे ही आप कॉलेनकाइमा पे आए तो वहां देखो वो स्पेस भरा हुआ, देख रहे हो, स्पेस देखो, स्पेस मेन यही सब गेम होता है। और वो स्पेस भरता कैसे, तो पेक्टिन से भरता है। देखो पैरेन्काइमा स्पेस खाली था, कम डिफरेंशिएटेड, कॉलेनकाइमा स्पेस भरा पेक्टिन से। उसके बाद आएगा स्क्लेरेनकाइमा, वहां भी स्पेस भरेगा। स्पेस भरना पहचान है, इसलिए बोले स्पेस पे गेम है। देखो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो चुका होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर लॉस्ट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द सेल इज लिविंग, डिस्पाइट ऑफ दैट द सेल इज लिविंग। और वो सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है, डिस्पाइट ऑफ दैट द सेल इज लिविंग एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देखो अभी तक हम लोग बात किए थे, यहाँ पे लिविंग है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन लिविंग होने का कारण क्या है कि ये जो पेक्टिन है जिससे ये इंटरसेलुलर स्पेस भरा, ये परमिएबल होता है गैस और वाटर के लिए। और अगर ये परमिएबल है गैस और वाटर के एक्सचेंज के लिए, जैसा बात है सेल भले ही चारों तरफ से पेक्टिन से घिरा हुआ हो, लेकिन वो सांस ले सकता है, वो पानी पी सकता है, और अगर ये दोनों काम कर सकता है तो वो सेल जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में यही नहीं होता, वहां पे लिग्निन होता है, और लिग्निन वाटर और गैस के लिए इम्परमिएबल होता है। तो अगर कोई सेल चारों तरफ, जैसे इस सेल का बात करो ना, इसी सेल का बात करो, ये वाला सेल हर तरफ से घिरा हुआ है, अगर ये सेल हर तरफ से घिरा हुआ रहेगा एक ऐसे मटेरियल से जो ना तो पानी को अंदर आने दे और ना ही गैस को अंदर आने दे, तो जाहिर सी बात है वो सेल भूखे और बिना सांस के मरेगा, मरेगा मतलब टिश्यू डेड हो जाएगा। इसीलिए पैरेन्काइमा जिंदा था, अच्छे से जिंदा था। कॉलेनकाइमा जिंदा है ना, लेकिन थोड़ा स्टिफ हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया, क्योंकि उसके कॉर्नर पे मटेरियल आके जमा हो गया, पेक्टिन थोड़ा सा हार्ड हुआ है। एकदम सॉफ्ट था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा इलास्टिक टाइप का, स्प्रिंग टाइप का, रबर टाइप का, मुड़ जाता, जल्दी टूटता नहीं। ठीक है। और लास्ट इज स्क्लेरेनकाइमा, जो बहुत स्टिफ है, लकड़ी के टाइप का, है ना, हर तरफ से लिग्निन से जमा है, सेल मरा हुआ है, कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। देखो उनमें जो थिकनिंग होता है कॉलेनकाइमा में, उसका पहचान है कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ज्यादा मोटा दिखता है, जैसा ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। किसका, तो या तो पेक्टिन मेनली, या सेलुलोज या हेमीसेलुलोज। इसका लोकेशन क्या होता है भाई, लोकेशन अब देख लो। इसका लोकेशन है बेस ऑफ पिट्यूल। पिट्यूल कहाँ होता है, पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी में। उसके बेस पे जाहिर सा बात है पत्ता मुड़ता है, अब आया पत्ता मुड़ गया, टूटा नहीं, मुड़ गया, मुड़ा मतलब वहां कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी का कारण सिर्फ और सिर्फ कॉलेनकाइमा हो सकता है, तो वहां होता है। उसी तरह हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम में भी होता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिमाग में रखना, दिमाग में इतना छोड़ना नहीं है, दैट इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमने पैरेन्काइमा का बात कर लिया, हमने कॉलेनकाइमा का बात कर लिया, अब हम लास्ट बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा का। माइंडेड स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग बोलते हैं डेड एंड मैकेनिकल टिश्यू। ये डेड है और मैकेनिकल टिश्यू है, क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन के बारे में खास बात, इट इज इम्परवियस टू गैस एंड वाटर, ना तो गैस क्रॉस कर सकता है इसको, ना तो वाटर क्रॉस कर सकता है, और इसीलिए सेल डाई कर जाता है, मर जाता है। अब कुछ सोचो, एक सेल था, अंदर में साइटोप्लाज्म था, हर तरफ से वो अगर लिग्निन से ढक दिया जाए, लिग्निन से ढक दिया जाए, तो ये सेल मरेगा, है ना, सेल डाई, सेल मरेगा तो फिर सेल डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप कुछ दिन बाद देखोगे तो यहां दिखेगा क्या, सिर्फ एक आउटर कवरिंग, किसका, लिग्निन का, और अंदर में जहां साइटोप्लाज्म था वो अब क्या बन जाएगा, हॉलो स्पेस। ठीक है, याद रखिएगा, जिसको आप ल्यूमेन भी बोलते हो, क्या बोलते हो, ल्यूमेन, हॉलो स्पेस को क्या बोलते हो, ल्यूमेन। दिस वाज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दो तरह का, देखो ये थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लर है, तो हम जो बोल रहे हैं बस वो याद रखो। स्क्लेरेनकाइमा, अच्छा उसके ऊपर एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेफिनेशन है पिट का, कहीं कहीं आपको एक टर्म मिलेगा पिट, तो पिट को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे पिट आर द एरियाज ऑफ हाईली reduced थिकनिंग
बहुत पतला हो चुका होता है। पिट्स आर द एरियाज ऑफ हाईली रिड्यूस्ड थिकनिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट करके ऊपर में ही लिख लेना। नेक्स्ट इज स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा दो तरह का, फर्स्ट इज फाइबर, ये जो लिखा है वो है फाइबर, और यहाँ जो लिखा है उसका नाम है स्क्लेरेट्स। आई गेस आप 9th में पढ़े हो, बट फिर भी बता रहा हूँ, फाइबर और स्क्लेरेट्स, ये दो टाइप आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ लिखा है लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड, मानो तो लिख सकते हो लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप, ये लंबा होता है और ऐसा होता है स्पिंडल की तरह, ठीक है। तो दिस इज लॉन्ग एंड स्पिंडल, स्पिंडल शेप्ड, ये लिखा है शेप्ड। फ्लोएम में जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। फ्लोएम के अंदर याद होगा, फ्लोएम पैरेंकाइमा फ्लोएम फाइबर होता है, तो फ्लोएम में जो फाइबर होता है उसको बोलते हैं बास्ट फाइबर। जाइलम में जो फाइबर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ जाइलम फाइबर बोलते हैं। और एग्जांपल याद रखिएगा इस फाइबर का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हस्क ऑफ कोकोनट। अगर कभी आप कोकोनट को छीले होगे तो सबसे पहले कुछ फाइबर निकलता है, उसको हस्क ऑफ कोकोनट, ये जो है वो जाइलम फाइबर है। किसका एग्जांपल है? जाइलम फाइबर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ जाइलम फाइबर। स्क्लेरेट्स के बारे में, ल्यूमेन आर हाईली रिड्यूस्ड, पहला पॉइंट जो लिखा है वो है ल्यूमेन इज हाईली रिड्यूस्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बात, ये बहुत सारे शेप में मिल सकता है, इट कैन बी फाउंड इन मेनी शेप्स, जैसे स्फेरिकल, ओवल या सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल, ओवल या सिलिंड्रिकल, इतने शेप का मिल सकता है, ठीक है। ये एक डायग्राम है, डायग्राम में आप क्या बना हुआ वो दिखाता हूँ। कोई भी ऐसा एक सेल बना लो, कहीं कहीं पे मिटा दो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो ल्यूमेन होता है, मेन क्या है यहाँ, ल्यूमेन। यहाँ क्या है, तो ल्यूमेन है, और उसके चारों तरफ ऐसे मतलब टिश्यू से भरा हुआ है, खाली नहीं है टिश्यू, पूरा एकदम हार्ड टिश्यू। अब खास बात यह है कि देखो इन सब में भी यहाँ पे कुछ जगह खाली है, देख रहे हो, ये तो ल्यूमेन है भाई, बीच का खाली जगह, ये भी जगह खाली है, ये या ये हो या फिर ये हो, इसको बोलते हैं पेट, जिसको हम लोग ऊपर में स्पेस के ऊपर में डिफाइन किया। चलिए ये इसका, इस चैप्टर के लिए इतना ही। स्लेट्स का बहुत सारा टाइप होता है अलग अलग शेप में, ये वही दिख रहा है आपको, बट इसका काम आपको नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, ये थ्योरी कुछ है जिसको हम पहले ही छांट चुके हैं, 2 पेज और था जिसको हम कम कर चुके हैं। आपको जो अगला चीज शुरू करना है वो जाइलम से शुरू करना है, जाइलम से, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग जाइलम से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, चलिए बाय बाय।